काम प्रभावित है, उसके बावजूद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के हमारे नगर निकाय पंचायत मंत्री वो बातचीत नहीं करते हैं और वो एक तरफा घोषणा करते हैं। ये जो रुख है, ये जो नीतियां हैं जिसकी वजह से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, इस सब को हम समझ रहे हैं और ये लंबा एक प्रक्रिया है। ये उन नीतियों का परिणाम है। जब हम अपने सफाई कर्मचारियों की बातचीत करते हैं, हम बार बार इस बात को लगातार रेखांकित करते रहे, लगातार कहते रहे। ये सामान्य तौर पर लगातार खासकर 90 के बाद से जो पूरे देश के अंदर हमारे शासक वर्ग, जो राज में बैठी हुई जो ताकतें हैं, केंद्र की गद्दी पर जो बैठी हुई है, उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, वो नीतियां हैं कि काम करने व्यक्ति जो सरकारी विभागों के अंदर काम करते हैं या यहां तक कि जो निजी क्षेत्र के अंदर भी काम करते हैं, उनको ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था काम की धीरे धीरे करके खत्म की जाए और उसकी जगह पर अस्थायी काम, ठेके पे काम, आउटसोर्स पे काम, इस प्रकार से अपनी नीतियों के अंदर बदलाव जो है वो लगातार किया गया है, जिसका परिणाम जो है आज के दिन देखेंगे हम पूरे देश के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी। केंद्र सरकार के महकमे हो, हरियाणा सरकार के महकमे हो, उन सब में जो है आज के दिन 50% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है, जो काम कर रहे हैं जो लोग, अगर सरकारी विभागों की बात करेंगे तो उसमें 50% से ज्यादा आज के दिन कच्चे कर्मचारी हैं, ठेके के हैं, कम तनख्वाह वाले हैं, कच्ची नौकरी के लोग। जब प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे, इसी संख्या की अगर बात करेंगे तो यही संख्या वहां पर जाके 70 और 80% बच जाती है। और हालत यह है कि कई कंपनियां ऐसी हैं, जब निजी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पर 100 के 100% जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, एक भी पक्का नहीं है। बाकायदा सरकारों का जो रुख है और खासकर जो बीजेपी का जो रुख है, क्योंकि बहुमत की, अकेले बहुमत की सरकार है, उन तमाम नीतियों को वो अपने दम पे लागू कर सकती है जो पहले की सरकारें नहीं कर सकती थी। और आज हालत ये है कि खुद सरकार के जो विभाग हैं, जो केंद्र सरकार के उपक्रम है, वहां पर लगभग 70% से ज्यादा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे इस तरीके से काम वो हो रहा है। एक जर्नल एक नीति है। लेकिन जब हम अपने स्थायी कर्मचारियों के संदर्भ में अगर देखेंगे, जो हम बार बार बात करते रहे हैं, वो ये है कि यहां तो कोई पक्की भर्ती ही नहीं है। और जो वेतन आयोग केंद्र की सरकार ले गई, 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, बाकायदा उसमें 4थे दर्जे के कर्मचारियों को एक तरीके से उनके पद खत्म करने का भी एक प्रकार से नीतिगत फैसला सरकारों के द्वारा रहा है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो लड़ाई रही मजबूती के साथ, या जो कर्मचारी आंदोलन भी रहा, यहां कोई पद खत्म नहीं हुआ 4थे दर्जे का, आज भी वो बरकरार है। लेकिन स्थिति यह है कि लगभग पिछले 25 साल से हरियाणा में सफाई के काम पे, स्वीपर का जो काम है, उस काम पे लगभग जो भर्ती है, सफाई जो नौकरी की भर्ती है, वो बिल्कुल नहीं की जा रही। हमारा चाहे पिछले 2018 का हमने कहा, पहले भी, अभी 2023 में भी, अब 4थे दर्जे की डी ग्रुप की नौकरियां की भर्ती की बात हो, लेकिन पद है, पोस्ट है, लेकिन बाकायदा सोचे समझे तरीके के साथ जो है वो पक्की भर्ती नहीं की जा रही। बल्कि जो है इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रकार से सरकार ने तय कर दिया कि जो सफाई के काम में लगे हुए जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वह कभी भी पक्के नहीं हो सकते। उनकी नीति प्रैक्टिक व्यवहार में इस तरीके से नजर आ रही है। ऊपर से जो नीति बना रहे हैं बैठ के राज के अंदर कि सफाई के काम में, चाहे सफाई का काम नगर पालिका में हो
चाहे वो गांव में हो, चाहे सरकारी दफ्तर में हो, चाहे 2 घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है, 12 घंटे का काम है, सफाई का काम करने वाले लोगों को उनके हालात पर या उनको कच्चे रखने का पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसे ही हालात में बचे रहे, ऐसी व्यवस्था जो है हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने वो कर रखी है, जिसके खिलाफ ये गुस्सा का प्रकटीकरण जो है, जो हमारी हड़ताल के द्वारा हो रहा है, और जिसके बारे में आज सबसे बड़ी जो हमारी, जो हमने अपनी लड़ाई के अंदर जो एक मुद्दा बनाया और जो आज विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं, वो चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, किसी का कम ब्योत है, किसी का ज्यादा ब्योत है, जो आज पार्टियां हरियाणा के अंदर काम कर रही हैं, आज वो हमारी जो हड़ताल जो चल रही है उसके चलते हुए वो आज ये कहने पे मजबूर है कि भाई हमें राज में लाओ, आते ही पहली कलम से गांव के सफाई कर्मचारियों को जो 11,000 है उनको हम पक्का करेंगे। ये आज विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, ये हमारे आंदोलन का परिणाम है और कोई वजह नहीं है, ये तो हमने हासिल किया। लेकिन जो सरकार का जो रुख अगर हम देखेंगे, चाहे केंद्र है चाहे राज्य के अंदर पिछले 9 साल से आप देख लीजिए, आजादी के तुरंत बाद से एक लेबर कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि और जो बड़े बड़े कारोबारी यूनियन के प्रतिनिधि इकट्ठे मिलते थे हर साल। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बोलते थे उसको, और उसमें एजेंडा सेट होता था, मजदूर प्रतिनिधि अपनी बात उठाते थे, सरकार अपनी बात करती थी, कुछ मसलों पर चर्चा होकर कुछ निर्णय लिए जाते थे लेबर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है 2016 के बाद से हमारे देश में कोई लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है जिसमें मजदूरों का, कर्मचारियों का कोई एजेंडा कोई सेट हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। तो आप रुख देख सकते हैं, मजदूरों के बारे में जो कानून बने हुए हैं उनको बदल दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 4 लेबर कोड जो सरकार लेके आई, हम सबके सामने हम चर्चा करते हैं उसकी, कि अभी तक जो कानून थे, जिन कानूनों के अंदर स्थायी नौकरी का, ईएसआई का, पीएफ का, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर दे, इस बात को लेके आप कोर्ट में भी जा सकते थे, इंडिविजुअल मजदूर कर्मचारी भी अपनी लड़ाई लड़ सकता था। लेकिन 4 लेबर कोड जो सरकार पास जिसने किया संसद के अंदर बीजेपी ने, उनमें हालात कैसे कर दी, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब एक नियत अवधि का रोजगार होगा, तो कंपनी के मालिक के ऊपर है, कोई कंपनी सरकारी भी है वो प्राइवेट है, कभी भी इसको निकाल सकते। इवन की ये साइट है, अगर मजदूर चाहेगा तो मालिक मिलकर चाहेंगे तो लग जाएगा, ऐसी स्थिति है। पक्का रखने की जरूरत ही नहीं है, यहां तक कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, हड़ताल गैर कानूनी है, घोषित कर देंगे, और आप यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। तो यह नीति है सरकार, बाकायदा उन कानूनों को ही पलट दिया गया जिन कानूनों को के दम पे हम कोर्ट में जाके अपना ये हासिल कर सकते थे, अपना हक को हासिल कर सकते, उसे खत्म कर दिया। यह अलग बात है कि लगातार आंदोलन के चलते हुए अभी उसको लागू नहीं कर रही सरकार नीचे के स्तर पर, लेकिन पारित तो कर चुकी है। तो नीतियों में बदलाव है, और हालात यह है कि आप जो है आंदोलन करते हैं, आप पे फाइन लगेगा, आपके आंदोलन का कोई समर्थन करता है उस पर भी फाइन लगेगा, उसको भी जेल हो सकती है। इस प्रकार से कानूनों के अंदर बदलाव किया जा रहा है देश विदेश के पूंजीपतियों के हित में। जो ये आजादी के बाद जो हमारे यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा हुआ, सरकारी क्षेत्र खड़ा हुआ, जिसके चलते हुए वो केवल ऐसा नहीं था, जब हम सरकारी सार्वजनिक कहते हैं तो हमारे जनता की खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स से इकट्ठे हुए पैसे से खड़ा किया गया है सरकारी विभाग, सरकारी ढांचा, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। यह सही बात है कि वो उसने एक बड़े पैमाने पर रोजगार दिया, लोगों को रोजगार मिला, बेहतर जीवन हुआ,
उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी हुई। लेकिन आज अगर देखेंगे, खासकर 80 के बाद से और खासकर बीजेपी जब से राज के अंदर आई है, उस सबको पलटा जा रहा है। उस सारे सिस्टम को बड़े बड़े कारोबारियों के हवाले किया जा रहा है। इससे जो है ना केवल नौकरियां खत्म होगी पक्की, ना केवल नौकरियां खत्म हो रही है पक्की, बल्कि जनता को जो रोजगार मिल सकता था, हमारी भावी पीढ़ियों को, या उनको जो सुविधाएं मिल सकती थी, आज वो सुविधाएं जो है एक एक करके वो खत्म हो रही है। अब आप देख लीजिए, रेलवे की हालत आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर कोविड के बाद बहाना बना के बहुत सारी ट्रेन को बंद कर दिया गया है, ट्रेन नहीं चल रही है। रोडवेज का निजीकरण है, लोगों को अपने हिसाब से आप खरीदो, आप अपने हिसाब से आप जियो। शिक्षा व्यवस्था के अंदर आप नई शिक्षा नीति देखोगे, 2020 ले आए, पढ़ेगा वो जिसके जेब में पैसा है। सरकारी स्कूलों को ताला लगाओ, सरकारी कॉलेज को ताला लगाओ। अभी 2 दिन पहले ही हमें जानकारी मिली, हरियाणा में जितने एडीटी कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक एडीटी कॉलेज बोलते हैं, आपके यहाँ बहुत सारी जगह पे हो गए, वो भी सरकारी जैसे ही है, फीस कम है। सरकार ने फैसला कर दिया कि उनका स्टाफ को सरकार द्वारा सरकारी बना लेगी, लेकिन कॉलेज हो जाएंगे प्राइवेट। जो उसका स्टाफ पास करता है उनको तो उनका तो अधिग्रहण मिलेगी सरकार, लेकिन वह कॉलेज हो जाएंगे प्राइवेट, और कॉलेज प्राइवेट हो गए तो आप फीस देख सकते हैं। आज कॉलेज में मान लो कैथल के आ रहे, आज एसडी कॉलेज में पढ़ता है, ऊपर पानीपत का बंदा आ रही है, कोई पढ़ता है, यहाँ उत्तर का कोई बंदा है हमारे परिवारों से, कोई यहाँ आके जो है वेस्ट कॉलेज में, ब्राह्मण कॉलेज में पढ़ता है। ये सारे कॉलेज प्राइवेट होने जा रहे हैं। तो पढ़ाई जो है वो बर्बादी की तरफ है। एक बड़े हिस्से को अनपढ़ता में रखने की जो नीतियां वो तैयार की गई है। अभी बिजली का निजीकरण किया जा रहा, बहुत बड़े पैमाने पर इसका काफी विरोध हुआ। जब किसान आंदोलन चला तब भी उसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध था कि इसको वापस लिया जाए। और हालत क्या है, सरकार ने अभी तक उसको पारित तो नहीं करवा पाई, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कई जिलों के अंदर स्मार्ट मीटर के नाम से मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो हम पहले आपके बीच में कहते थे कि ये जो सरकार है धीरे धीरे करके उसका निजीकरण कर रही है, और स्मार्ट मीटर का अर्थ है कि जैसे स्मार्टफोन है, आपके फोन में अगर पैसा है तो आप बात कर सकते हैं, और आपके फोन में पैसा नहीं है तो आपके यहाँ फोन आ सकता ना जा सकता। बिजली का भी ऐसे होने जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगेंगे, उसमें कार्ड डलेगा, उस कार्ड में जब तक पैसा रहेगा तब तक आपके घर में बिजली जलेगी, जब वो पैसा खत्म हो जाएगा तो आपके घर की बिजली गुल। और आप देखोगे बड़े पैमाने पर जो है बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे, पता भी नहीं लग रहा है किस वजह से बढ़ रहे हैं। तो बिजली का निजीकरण करो, पढ़ाई का निजीकरण करो, सरकारी विभागों को आप बेच दो, आप लोगों को पक्के ना रखो। तो ये एक सरकार का रुख है। और जो हम लड़ेंगे, जब हम संघर्ष करेंगे तो फिर बात करने की जरूरत नहीं है। लंबा चलावा आंदोलन, विशेषकर जो बीजेपी का हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है लड़ेंगे, खींचो, महीना 2 महीना 3 महीना लगातार हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से जैसे तानाशाह होते हैं कि भाई हमारे हाथ में सब कुछ, राजा है, राजा जो फैसला कर दिया, एक तरफा घोषणा कर दी और ना करी, आप लड़ते रहो। पिछले दिनों 4 महीने आंगनबाड़ी का आंदोलन चला, चलो ठीक है, बच्चे मरे वो मरे, आशाओं का आंदोलन चला 2.5 महीने तक, 46 दिन तो बात की, यह हालत हुई। अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, कोई नाजायज मांग नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है, शांतिपूर्वक आंदोलन है। उसके बावजूद भी एक तरफा घोषणा कर दी। 19 के बाद महंगाई कितनी बढ़ गई, आप बात नहीं करोगे। कितने महकमे, रोडवेज का महकमा जब बेचना सरकार ने शुरू किया, कितना बड़ा आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला, मुकदमे सरकार ने दर्ज किए, जनता इकट्ठी हुई। ये 18 के बाद की मैं आपके घटनाक्रम आपको बता रहा हूं, आपको याद भी होगा। लेकिन सरकार ने एक समझौता भी लागू नहीं किया। नगरपालिका कर्मचारियों का आंदोलन है, पिछले साल कितना बड़ा आंदोलन था, समझौता हो गया कि कुछ लोगों को जो पहले से हम जो पोस्ट खाली थी उसके अगेंस्ट लगे हुए उनको आप पक्की नौकरी पर करेंगे, समझौता के लिए लागू नहीं किया। मतलब ये जो रुख है, और ज्यादा अगर आपका आंदोलन बढ़ता है तो आप जो है, ऐसी भी स्थिति है कि लोग रैली करने जाते हैं,
आंदोलन करते हैं, आपको लट फंसाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं। यहां तक कि महिला जो हमारे स्टीम वर्कर के साथ कितनी बार ऐसे घटनाक्रम हुए। तो ये जो सरकार का जो चरित्र है, बीजेपी का जो कैरेक्टर है, जो फांसीवादी चेहरा है राज करने का, वो हम सबके सामने आ रहा है। और वो हम जो है भुगत भोगी है। लगातार कोरोना के बाद से जितने भी आंदोलन देखेंगे, उनके प्रति सबसे बड़ा आंदोलन अगर हम कह सकते हैं वो किसानों का आंदोलन था। कोरोना के बाद अगर देखेंगे 13 महीने आंदोलन चला। किस बात को लेके? कोई मांग नहीं थी किसानों की कि भाई अब ये कानून ले आओ, कानून ले आए, जमीन अधिग्रहण हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, खरीद की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यही था मकसद तो सरकार का। 13 महीना किसान लड़े लगातार। आखिर कर जो है 13 महीने के बाद एक तरफा घोषणा की, वो कानून रद्द हो गए। बड़ा हौसला मिला पूरे देश के किसानों को, बाकी आंदोलनों को भी। लेकिन उसके टाइम पर एक तरफा घोषणा में जो सरकार ने वायदा किया था एमएसपी पे कानून बनाने का, कर्जे माफी के बारे में, आज तक वो लागू नहीं हुआ। बल्कि अलग अलग तरीकों से वो जो पहले वो कानून, बिना कानून जो कर रहे थे काम, वही काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज किसान इस बात को समझ रहे हैं, वो भी लगातार अलग अलग तरह से आंदोलन कर रहे हैं। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो पक्के कर्मचारी नहीं है, वो भी आज आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बड़ी रैली अभी 3 तारीख को जो है दिल्ली के अंदर हुई, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन है, राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो महासंघ है और केंद्र सरकार के कर्मचारी, इसी बात को लेकर कि तमाम जो विभाग है उनमें आज के दिन जो भी कच्चा कर्मचारी है वो पक्का हो, कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 जो सरकार की गणना है वो लागू हो, और जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो। इस मुद्दे को लेके कर्मचारी आंदोलन के अंदर है। तो वातावरण अगर देखेंगे, सरकार एक ही डंडे से हम सबको अलग अलग हिस्सों को वो पीट रही है। और ऐसी स्थिति में कोई नीतियों के स्तर पर कोई बदलाव, कोई ये समझता है कि भाई सरकार के साथ लग के किसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भ्रम जो फैलाए जाते हैं, हमारे यहां भी, हमारे बीच में भी, सफाई कर्मचारियों के बीच में भी, हमारा खुद का अनुभव है। कई सारे जिलों के अंदर ये भ्रम फैला गए, कोई सरकार से मिल लो, सरकार से वो कर ले, उनकी सरकारी यूनियन में शामिल हो जाओ, कुछ मिल जाएगा। लेकिन नीतियां तो वही है। जब तक नीतियों में बदलाव नहीं होगा, पीछे से आवाज आ रही है, बोलने ना, नीतियों के अंदर जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक जो है ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए वो यूनियन कल रखो की जो बीएमएस की यूनियन, जो सरकारी यूनियन है, वो आंदोलन में रही 42 दिन तक हड़ताल में। क्या उनको क्या अभी भी कई सारी ऐसी यूनियन है, क्या कोई राहत किसी को मिल गई? नहीं मिल सकती। राहत उसी को मिल सकती है जो लड़ेगा, लगातार लड़ेगा, संघर्ष करेगा। तो कुछ सरकार दे देती है, उसमें भी नीतियों में जब तक बदलाव जो है नहीं करेगी, वो पॉलिसी जो सरकार का व्यवहार है वो नहीं बदलेगा, तब तक स्थिति नहीं बदल सकती। इसलिए जो है आज के दिन पूरे देश के स्तर पर जो माहौल है, 2024 का जो इलेक्शन है, हम इस बात को जानते हैं, हमारी लड़ाई भी इसी दिशा में है, इसी बात के लिए है कि चुनाव है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी इस बारे में बात करे, जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस बारे में बात करे कि उनका हमारे प्रति क्या रुख होने जा रहा है। वो पक्का करेंगे, नहीं करेंगे, इस बात पे वो तय करें आज के दिन ये लड़ाई। और यही लड़ाई आज पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी और यहां तक कि किसान आंदोलन के सामने भी बड़े पैमाने पर जो है किसानों की बेदखली हो रही है। उनकी जमीन जो है, जो 1 किले 2 किला किसानों को बेजमीने परिवारों में शामिल हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान मजदूर एकता के बहुत बड़े पैमाने पर नारे लगे, क्योंकि जब किसान वहां दिल्ली जा रहे थे तब तो किसान आंदोलन का नारा दे रहे थे, किसान एकता जिंदाबाद। लेकिन 2-1 महीने के अंदर किसानों को पता लग गया कि भाई अकेले इससे काम नहीं चलेगा, तो नारे लगे किसान मजदूर एकता
जिंदाबाद, ये नारे लगे। बाकायदा अंबेडकर जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, कबीर जयंती, जो किसान आंदोलन के टोल के केंद्र थे, वहां पर जो है सिंगू बॉर्डर है, आपका जो है जो बॉर्डर लगे हुए थे, टिकरी बॉर्डर है। जब भी ऐसे हमारे जो है नायकों के वो आते, तो वो इकट्ठे किसान मजदूर एकता का उसके नेतृत्व में वहां पर वो लगते, वो प्रोग्राम होते, नानक जयंती वही मनाई गई। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि किसान आंदोलन ने अपने अनुभव से देखा कि अकेले किसानों से इस सरकार को नहीं झुकाया जा सकता। ये किसान बुनियादी तौर पर सरकार जो है ये बीजेपी की, ये कारपोरेट की सरकार है, उनके पक्ष की सरकार है। इसका मुकाबला करना है तो किसान और मजदूरों को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। ये बात, ये उसका निचोड़ था। और धीरे धीरे करके उस निचोड़ से आज इस स्थिति में पहुंचे कि 24 अगस्त को पूरे देश के जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा और जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, उन्होंने साझा कन्वेंशन की दिल्ली के अंदर, और उसमें फैसला लिया कि भाई पहली बात है, इस देश को बचाना है। यहां लोकतंत्र पे हमला है, यहां संविधान पे हमला है, यहां अधिकारों पर हमला है, रोजी रोटी पे हमला है, पक्की नौकरी पे हमला है, पढ़ाई पे हमला है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है। तो ये तो ऐसी एक सत्ता निरंकुश फांसीवादी, जिसमें कोई बोल नहीं सकता, कोई बोलेगा तो उसको जेल में डालो। अभी भी बड़े पैमाने पर लोग जेल के अंदर पड़े हुए, उसमें 6-6 साल 8-8 साल हो गए हैं। कोई सरकार आरोप तय नहीं कर पा रही है, पुलिस, लेकिन जेल में पड़े। तो ऐसी भी स्थिति है। इसलिए जो है सबसे पहली जरूरत है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। ये किसान और मजदूरों ने इकट्ठे मिलकर तय किया, और ये बेदखल वैसे नहीं होंगे, इनके पास बहुत सारे हथियार हैं। तरीका यही है कि किसान मजदूरों की एकता बने, संघर्षों से एकता बनेगी। इस सरकार से भी कुछ हासिल किया जा सकता है तो तभी किया जा सकता है। इसलिए क्या हुआ कि देश के तमाम राजधानियों में किसान और मजदूर पड़ाव लगाएंगे इकट्ठे। किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की, हम भी महापड़ाव करेंगे देश की राजधानियों के अंदर। ट्रेड यूनियनों ने भी कहा, हम भी महापड़ाव होंगे, इकट्ठा महापड़ाव चलेगा। तो पूरे देश के अंदर 26 से 28 तारीख तक के कार्यक्रम दिए गए। हरियाणा में भी हमारी जो है मीटिंगें हुई, और ये हरियाणा में चंडीगढ़ की बजाय, क्योंकि चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा ऐसी दूर जगह दे रखी धरने प्रदर्शनों के लिए, वहां कोई दूर दूर तक आदमी नहीं है, इसलिए तो हम आमतौर पर पंचकुला में इकट्ठा होते हैं। तो हमने यहाँ तय किया कि भाई पंचकुला में पड़ाव वो लगेगा 5 सेक्टर के अंदर। तो सवाल ये है कि ये केवल इतना भर नहीं है कि कुछ लोगों का इकट्ठा, किसान जाएंगे महापड़ाव में, मजदूर भी जाएंगे महापड़ाव में। इसका एक नोटिस जो है, इसका पूरा एक अभियान नीचे के स्तर पर, और लोग इसको देखेंगे कि आज किसान और मजदूर उठ खड़े हुए हैं, सरकार की नीतियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है अपने आंदोलन के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो एकता है, और ये एकता केवल ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन बनेगी। आज जरूरत इस बात की है कि गांव की जो आबादी, बहुमत आबादी, गांव की बहुमत आबादी, उसमें छोटा किसान भी शामिल है। बहुत चंद लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है इस एकता की गांव के अंदर। ज्यादातर लोगों को आज किसान मजदूरों की एकता की जरूरत है। और ये वैसे ही नहीं है कि हमारे जो सरपंच है, सरपंच एसोसिएशन है, मतलब वो नए सरपंच आए, लड़ाई जिस बात की लड़ी, उन पर भी लड़ पड़े। गांव की सरकार है, तो उनको सरकार नहीं बख्श रही, जिसको हम कह सकते हैं कि हम तो, हमारी संख्या तो गांव में 1-1, 2-2, 3-3 कर्मचारी, 4-4 कर्मचारी की है। सरपंच तो पूरे गांव का है, कहीं 4,000 वोट मिले होंगे, कहीं 10 मिले होंगे, कहीं 5 मिले होंगे, उसके पीछे इतनी ताकत है। वैसे थोड़ा सरपंच बन गए, उनको सरकार पीट रही है, तो और वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और वो आज जो है गांव के स्थायी कर्मचारियों को सम्मान देके उनके यहाँ जाते हैं, और उनके हमारे प्रोग्रामों में आए, अपने प्रोग्रामों में हमें सम्मानजनक तरीके से उन्होंने बुलाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, पहली बार हो रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और साथियों, ये वातावरण बनाते हुए निश्चित तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर जो हमने अपनी बुनियाद जो डाली है,
और जो हमारा हक है, और जो ना केवल हमारे हरियाणा के 11,000 सफाई कर्मचारी का मामला है, मामला यह है कि सफाई के काम में लगे हुए जो आज जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, या आज अनुपात के आधार पर, जितने अनुपात के आधार पर नए सफाई कर्मचारी लग सकते हैं, कितने ऐसे रोजगार के अवसर खुल सकते हैं, यह मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा हमारे इस पूरे अभियान के अंदर। और ये जो हमारे बच्चों से पढ़ाई जो छीनी जा रही है, हमारे घरों से बिजली खत्म होने जा रही है, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। नौकरियां सरकारी खत्म करने की तैयारी जो पूरा तौर पर जो किया जा रहा है, पक्की नौकरियां, आरक्षण जो है अपने आप खत्म होने जा रहा है, हमारे संविधान को खत्म करने की तैयारी है बीजेपी के द्वारा। बेशक नई संसद का उद्घाटन हो गया हो, लेकिन उस संसद के अंदर जिस दिन से उसका उद्घाटन हुआ उसमें दोबारा आपके बीच में बात नहीं करना चाहता। किसी प्रकार का सामाजिक न्याय का, जिसमें महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीब आबादी के लिए, मजदूर किसानों के लिए कोई जगह नहीं है इस सरकार के सामने। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस एकता को हम बढ़ाएं। जो सबसे सक्रिय हैं, जो सबसे जागरूक हैं, जो आंदोलन में हैं, वो सबसे ज्यादा इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए इन्हीं बातों के साथ और लंबी बातचीत आपके बीच में मैं नहीं करूंगा, और भी वक्त आपके बीच में बोलेंगे। तो हम जो है आने वाले दिनों में ये जो तानाशाही जो सरकार, जो फांसीवादी जो सरकार है, जो संविधान विरोधी है, जो हमें कच्चा रखना चाहती है, जो डंडे बरसाती है, इसके खिलाफ एक वातावरण बनाएंगे और अपना जो पक्के होने का, जो 26,000 न्यूनतम वेतन जो पाने का वो सपना भी अपना साकार करेंगे। और स्थानीय स्तर पर एक बड़ी लामबंदी मजदूरों किसानों के बीच में, उसमें भी हम कड़ी का काम करते हुए 26 से 28 के प्रोग्राम को भी हम सफल बनाएंगे। और आगे जो भी आंदोलन के आह्वान आएंगे हम उसमें मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आपका बहुत